कैसे एक बच्चा जो शुरू में अपने ही हाथों को ठीक से नहीं पहचानता, वो आगे चलकर ब्लैक होल या न्याय जैसी बड़ी बड़ी चीजें समझने लगता है। ये एक ऐसी बात है जो हमें इंसानी दिमाग पर हैरान होने पर मजबूर कर देती है। बिल्कुल। जब हम सीखने या विकास की बात करते हैं ना, तो अक्सर हमारा ध्यान बस इस बात पर होता है कि बच्चे ने कितने नए फैक्ट्स याद कर लिए, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। हाँ बिल्कुल, रट्टा मारना एक तरह से। वही तो। लेकिन क्या किसी ने गहराई से सोचा है कि जन्म से लेकर बड़े होने तक एक इंसानी दिमाग असल में इस भौतिक दुनिया को, इस रियलिटी को प्रोसेस कैसे करता है? हाँ। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। आज का टॉपिक सच में बहुत खास है। सही कहा आपने। और इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है ना, वो मनोविज्ञान के इतिहास के सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से एक है। अच्छा। हाँ, हम बात कर रहे हैं स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के, उनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे, राइट। बिल्कुल। पियाजे, जिन्हें डेवलपमेंटल थ्योरी का जनक भी कहा जाता है, उनका मानना था कि संज्ञानात्मक विकास सिर्फ स्कूल जाकर किताबें पढ़ने का नाम नहीं है। मतलब कोई मेमोरी कार्ड नहीं है जिसमें बस डेटा भर दिया गया हो? एग्जैक्टली। ये मेमोरी कार्ड जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये उम्र भर चलने वाली दिमाग की एक ऐसी जर्नी है जहां दिमाग हर रोज रियलिटी को एक नए सांचे में ढालता है। वाओ, ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मैंने नोट्स में देखा कि उन्होंने अपने जीवन काल में कुल 32 किताबें लिखी। हाँ, बाप रे, 32 किताबें। जिसमें से 1926 की द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड सबसे खास मानी जाती है। पियाजे ने दुनिया को ये समझाया कि बच्चों का दिमाग बड़ों के दिमाग का कोई छोटा वर्जन नहीं होता है। सही कहा। वो एक बिल्कुल ही अलग तरीके से काम करता है, उनकी वायरिंग अलग होती है। और इस विकास को समझने के लिए पियाजे ने पूरे जीवन काल को 4 मेन स्टेजेस में बांटा है। और इन चारों स्टेजेस को याद रखने के लिए हमारे पास एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है, एक निमोनिक है, SPCF। हाँ, SPCF। अगर इसको हिंदी में आसानी से याद रखना हो तो हम कह सकते हैं, सबका पैसा मेरा आपका। अरे, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है ना? तो सा से सेंसरी मोटर, पा से प्री ऑपरेशनल, मा से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जिसे मूर्त अवस्था कहते हैं, और आ से फॉर्मल ऑपरेशनल यानी अमूर्त अवस्था। परफेक्ट। तो अगर हम इस जर्नी के सबसे पहले कदम पर चलें, यानी सेंसरी मोटर स्टेज, ये जन्म से लेकर करीब 2 साल तक चलती है। ओके, 0 से 2 साल। हाँ, यहाँ रूल बहुत सिंपल है। इंद्रियां ही पहली शिक्षक हैं। मतलब बच्चे के सेंसेस ही उसके फर्स्ट टीचर्स होते हैं। सेंसेस जैसे आंख, कान, नाक, स्किन। बिल्कुल। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास तो कोई भाषा नहीं होती है ना। दुनिया को समझने का उसका अकेला सहारा उसके सेंसेस और उसके रिफ्लेक्सेस ही होते हैं। पर नोट्स ये बताते हैं कि इस 2 साल के टाइम को भी कई छोटी सब स्टेजेस में बांटा गया है। हाँ, टोटल 6 हिस्सों में। तो अगर हम इसके पीछे के साइंस को समझें तो एक छोटा सा बच्चा जो शुरू में सिर्फ उंगली चूसना जानता है, वो अचानक दुनिया की चीजें खोजना कैसे शुरू कर देता है? इसका मैकेनिज्म क्या है? यही इस थ्योरी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। देखिए, पहले कुछ हफ्तों में बच्चा सिर्फ अपने रिफ्लेक्स पर निर्भर होता है, जैसे आपने बताया, सकिंग रिफ्लेक्स। राइट। लेकिन फिर एक चमत्कार होता है। बच्चा गलती से अपना अंगूठा मुंह में डाल लेता है और उसको ये अच्छा लगता है। अच्छा। अब उसका दिमाग इस एक्सीडेंट को बार बार रिपीट करने की कोशिश करता है। इसे प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन कहते हैं। फिर धीरे धीरे ये एक्सपेरिमेंट उसके अपने शरीर से निकलकर बाहरी दुनिया तक पहुंच जाता है। वेट, तो मतलब जब एक छोटा बच्चा अपने हाथ में पकड़ी हुई चम्मच को बार बार जमीन पे गिराता है और हमें लगता है कि वो हमें परेशान कर रहा है, हाँ, वो आपको परेशान नहीं कर रहा है। ओह, वो तो असल में एक नन्हा साइंटिस्ट है जो ग्रेविटी का टेस्ट कर रहा है। क्या बात कर रही हैं? बिल्कुल। वो देख रहा है कि अगर मैं इसे छोड़ती हूँ तो क्या हर बार ये नीचे गिरती है, क्या हर बार ऐसी ही आवाज आती है। वाओ। इस ट्रायल और एरर से ना उसका दिमाग कॉज और इफेक्ट का कनेक्शन बनाता है। इसको कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमा वाली स्टेज में देखते हैं, जो 8 से 12 महीने में आती है। रुकिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। मैंने कहीं पढ़ा था नोट्स में कि एक 18 महीने का बच्चा भी कुछ इन्वेंट कर सकता है। क्या वाकई ऐसा होता है? इस उम्र में क्या इन्वेंशन होगा? अरे, इन्वेंशन का मतलब यहाँ कोई मशीन बनाना नहीं है,
18 से 24 महीने के बीच बच्चे के दिमाग में एक बहुत बड़ी मेंटल रेवोल्यूशन आती है, जिसे साइकोलॉजी में ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं, यानी वस्तु स्थायित्व। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब? जो चीज सामने नहीं है वो तब भी एग्जिस्ट करती है। एग्जैक्टली 18 महीने से पहले अगर आप बच्चे के सामने से कोई खिलौना हटाकर एक कपड़े के नीचे छिपा दें, तो बच्चे के लिए वो खिलौना एग्जिस्ट ही नहीं करता। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। हाँ, वो उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता। सही कहा। लेकिन 1.5 साल का होते होते उसके दिमाग को ये समझ आ जाता है कि चीजें गायब होने के बाद भी वही होती हैं। जब वो उस छिपे हुए खिलौने को ढूंढने के लिए कपड़ा हटाता है ना, तो वो एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कर रहा होता है। ये उसकी जिंदगी का पहला सबसे बड़ा इन्वेंशन है। बाप रे, ये तो सच में कमाल का मोमेंट है। लेकिन जरा सोचिए, जब बच्चे को ये समझ आ गया कि छिपा हुआ खिलौना वही है, तो उसके दिमाग के पास एक नई प्रॉब्लम आती होगी। कैसी प्रॉब्लम? कि जो चीज सामने है ही नहीं, उसके बारे में वो सोचे कैसे? उसे दिमाग में उस खिलौने का एक सिंबल या प्रतीक बनाना पड़ेगा ना। हाँ, एकदम सही पकड़ा आपने। और मुझे लगता है यहीं से भाषा और हमारी दूसरी स्टेज की एंट्री होती है। आपने बिल्कुल सही कड़ी जोड़ी है। यहीं से प से शुरू होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो करीब 2 से 7 साल तक चलती है। तो इस स्टेज में क्या नया होता है? यहाँ बच्चा सिंबल्स का यूज शुरू कर देता है। एक लकड़ी का डंडा उसके लिए घोड़ा बन जाता है। भाषा तेजी से सीखने लगता है। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि इस स्टेज को लैक ऑफ लॉजिक, यानी तर्क की कमी का काल कहा जाता है। तर्क की कमी? लेकिन नोट्स तो कहते हैं कि 2 से 4 साल का बच्चा बहुत ईगोसेंट्रिक यानी अहम केंद्रित होता है। मैं हमेशा ठीक हूं वाली वाइब होती है। वो अपनी खिलौने शेयर नहीं करता। हाँ, ये होता है। तो क्या वाकई लॉजिक की कमी है या फिर बच्चे बस नॉर्मली सेल्फिश होते हैं इस उम्र में? देखिए, ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये एक प्योर कॉग्निटिव लिमिटेशन है। उसका दिमाग अभी इस काबिल ही नहीं हुआ है कि वो किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देख सके। अच्छा। हाँ, उसे लगता है कि जो वो देख रहा है, जो वो फील कर रहा है, वो पूरी दुनिया बिल्कुल वैसा ही देख और फील कर रही है। उसके पास थ्योरी ऑफ माइंड नहीं होती, कहते हैं। एनिमिज्म मतलब निर्जीव चीजों को जिंदा समझना? हाँ, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग मानना। इस पर सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल था। अगर बच्चा भागते हुए दीवार से टकरा जाए और रोने लगे, तो जब माँ उस दीवार को मारती है और कहती है दीवार गंदी है, लो मैंने मार दिया, तो बच्चा चुप हो जाता है। हाँ, क्योंकि उसे लगता है दीवार को भी दर्द हो रहा है। लेकिन मेरी एक उलझन है यहाँ पर। ये लॉजिक की कमी लग तो रही है, पर क्या ये बच्चे की उसकी एम्पैथी नहीं हो सकती कि वो हर चीज का दर्द फील कर रहा है? ये बहुत ही गहरा सवाल पूछा है आपने। देखने में जरूर ये एम्पैथी जैसा लगता है, लेकिन देखिए, एम्पैथी के लिए ये समझना जरूरी है कि सामने वाला मुझसे अलग है और फिर भी मैं उसका दर्द समझती हूँ। सही बात है। पर एनिमिज्म में ऐसा नहीं है। बच्चा सोचता है कि क्योंकि मुझे दर्द होता है, मुझे भूख लगती है, तो इस दीवार को, इस गुड़िया को, यहाँ तक कि सूरज को भी दर्द होता होगा। तो वो बस अपनी ही फीलिंग दूसरों पर थोप रहा है। एग्जैक्टली। क्योंकि वो किसी और फीलिंग की कल्पना ही नहीं कर सकता। क्या बात है, ये सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है। फिर इसके बाद जब बच्चा 4 से 7 साल का होता है, जिसे नोट्स में इंट्यूटिव पीरियड कहा गया है, तब तक तो वो स्कूल जाने लगता है ना? हाँ, स्कूल जाना शुरू कर देता है। वो मैथ्स भी सीख लेता थोड़ा बहुत, जोड़ना घटाना। लेकिन उसके लॉजिक में अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, जैसे हम सेंट्रेशन और इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं। हिंदी में इनको केंद्रीकरण और अपलटा वाली कहते हैं। इन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों टर्म्स असल में हैं क्या? सेंट्रेशन का मतलब है किसी सिचुएशन के सिर्फ एक ही पहलू पर ध्यान फोकस कर पाना। और इरिवर्सिबिलिटी मतलब दिमाग में किसी प्रोसेस को उल्टा ना कर पाना। अगर मैं इसको एक एनालॉजी से समझाऊं, जो ध्यान से सुन रही हो उन्हें समझ आएगा जी। ये एक वन वे सड़क की तरह है। वन वे सड़क कैसे? जैसे अगर आप 5 साल के बच्चे से पूछेंगे कि बेटा A से Z तक सुनाओ, वो तुरंत सुना देगा। हाँ, सुना उसको बताएगा। आप पूछेंगे घर से स्कूल का रास्ता पता है? वो कहेगा हाँ पता है। 2 गुना 3 कितने होते हैं? वो बोल देगा 6। राइट। लेकिन अगर आप इस सड़क पर उसकी गाड़ी उल्टी मोड़ने को कहें, Z से A सुनाओ या 3 गुना 2 बताओ, तो वो पूरी तरह उलझ जाएगा। उसका दिमाग मेंटली पीछे नहीं जा सकता। ये बहुत ही शानदार एनालॉजी है। इसे हम कन्वर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं, जो बस एक पॉइंट पर जाकर रुक जाती है। उनका दिमाग अभी बैकवर्ड काम करने के लिए वायर्ड ही नहीं है। तो
तो फिर सवाल ये है कि ये जो वन वे सड़क है, ये टू वे कब बनती है? ये बदलाव तब आता है जब हम अपनी तीसरी स्टेज पर पहुंचते हैं, मां से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जो 7 से 11 साल की उम्र होती है। हाँ, इस स्टेज को कॉग्निटिव डेवलपमेंट का टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि यहीं से बच्चे की थिंकिंग में असली लॉजिक आना शुरू होता है। टर्निंग पॉइंट, तो इसका मतलब ये है कि एक 8 साल का बच्चा अब दुनिया की हर बड़ी फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। फिजिकल है। हाँ, जो उसके सामने है, जिनको वो देख सकता है, छू सकता है। अगर आप उसे सेब या पानी से जुड़े लॉजिकल सवाल पूछेंगे तो वो सॉल्व कर लेगा। लेकिन अगर हम एब्स्ट्रैक्ट चीजों की बात करें, जैसे ऑनेस्टी या फ्रीडम, वहां उसका दिमाग फंस जाएगा, वो उस पर लॉजिक नहीं लगा पाएगा। समझ गया। लेकिन जो कॉन्क्रीट चीजें उसके सामने हैं, उन पर लॉजिक काम कैसे करता है? नोट्स में एक कॉन्सेप्ट लिखा था, भ्रम का टूटना, और उसमें एक कंजर्वेशन का जिक्र था। ये कंजर्वेशन क्या भला है? कंजर्वेशन, इसे हिंदी में संरक्षण कहते हैं। इसका बेसिक मतलब ये समझना है कि किसी चीज का आकार बदलने से उसकी क्वांटिटी नहीं बदलती। इसको एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट से समझाती हूँ। हाँ, बताएं। मान लीजिए 1 लीटर पानी है। अगर आप उसे एक लंबे और पतले ग्लास में डालते हैं तो पानी का लेवल बहुत ऊपर दिखेगा, है ना? हाँ, बिल्कुल दिखेगा। अब उसी 1 लीटर पानी को एक चौड़े कटोरा में डाल दीजिए तो पानी का लेवल नीचे हो जाएगा। राइट। और जो पिछली स्टेज वाला 5 साल का बच्चा था, वो जरूर कहेगा कि लंबे ग्लास में पानी ज्यादा है। एग्जैक्टली, क्योंकि इसका दिमाग सिर्फ एक चीज देख रहा था, ऊंचाई। वो कंसंट्रेशन का शिकार था। पर इस स्टेज वाला 8 साल का बच्चा, वो ये लॉजिक लगा लेगा कि भाई पानी बाहर से तो डाला नहीं गया है, तो कटोरा में भी 1 लीटर ही होगा। सही जवाब। अब उसका दिमाग सिर्फ हाइट नहीं देख रहा, वो हाइट और विड्थ दोनों एक साथ प्रोसेस कर रहा है। वो अब डिसेंटरिंग हो गया है। क्या बात है। और मुझे लगता है इसी डिसेंटरिंग की वजह से बच्चे का ईगो भी कम हो जाता है ना? हाँ, उसे समझ आने लगता है कि दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग और सही हो सकता है। नोट्स में एक और टर्म था, इंडक्टिव रीजनिंग या आगमनात्मक तर्क शक्ति। हाँ, इसमें बच्चा एग्जाम्पल से रूल्स की तरफ जाता है। जैसे अगर उसके एक हाथ में 1 किलो का वेट है और दूसरे में 5 किलो का, तो वो खुद उनके डिफरेंस को फील करके ग्रेविटी का रूल समझ सकता है। मतलब यहाँ से डाइवर्जेंट थिंकिंग शुरू हो रही है। अब वो एक ही प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन सोच सकता है। उसका दिमाग अब काफी फ्लेक्सिबल हो गया है। बिल्कुल, उसका लॉजिक अब एक दिशा में नहीं, कई दिशाओं में दौड़ने लगता है। चलिए, अब आते हैं इस दिमागी सफर के आखिरी और मुझे लगता है सबसे इंटरेस्टिंग पड़ाव पर, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। हाँ, जब बच्चे को लॉजिक लगाने के लिए सामने रखी ठोस चीजों की या उस पानी के ग्लास की जरूरत नहीं पड़ती। ये है आ से अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 साल और उसके बाद चलती है। सही कहा। इसे आप दिमाग की फुल मैच्योरिटी का चरण कह सकते हैं। यहाँ आकर बच्चे का जोश, होश और इंटेलेक्ट सब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ अलाइन हो जाते हैं। वो फिजिकल बाउंड्री से आजाद हो जाता है। फिजिकल बाउंड्री से आजाद, इसको मैं कुछ इस तरह से इमेजिन करूं। देखिए, बचपन में हम लूडो या कैरम खेलते हैं ना, हाँ, जहां गोटी सामने होती है और हम देखते हैं वो कहाँ जा रही है। हाँ, लेकिन ये जो अमूर्त अवस्था है ना, ये तो ऐसी है जैसे कोई बिना बोर्ड देखे आंख बंद करके सिर्फ अपने दिमाग में चेस खेल रहा हो। ओह वाओ, ये तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ना? हाँ, पूरा का पूरा चेस बोर्ड, सारी गोटियां और उनकी चालें, सब सिर्फ ख्यालों में, जो सामने नहीं है, जो अदृश्य है। जैसे मिस्टर इंडिया हो, उस पर भी दिमाग डीपली सोच पा रहा है। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपसे। ये आंख बंद करके चेस खेलने वाली एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। जो चीज़ आंखों के सामने नहीं है, दिमाग अब उसे क्लियरली देख सकता है और मैनिपुलेट कर सकता है। राइट। और इसी कैपेसिटी के साथ एक बहुत बड़ी साइंटिफिक पावर जुड़ती है, जिसे मनोविज्ञान में हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, परिकल्पना निगमन। ये शब्द सुनने में बहुत भारी लग रहा है। मतलब क्या वो अपने ख्यालों की दुनिया में कोई सिमुलेशन चला सकते हैं? हाँ, आप इसको एक मेंटल सिमुलेशन कह सकते हैं। अब बच्चा सिर्फ तुक्के नहीं मारता, वो पहले एक हाइपोथीस बनाता है। मान लीजिए एक टीनेजर बैठे बैठे सोच रहा है कि अगर दुनिया से सारे कानून हटा दिए जाएं तो क्या होगा। अच्छा। अब उसे ये सच में कानून हटाकर देखने की जरूरत नहीं है। वो अपने दिमाग में ही इस पूरे सिनेरियो को प्ले करेगा, एनालाइज करेगा और एक लॉजिकल रिजल्ट पर पहुंचेगा, डिडक्शन करेगा। ओहो, इसका मतलब यही वो उम्र है जहां इंसान नैतिकता,
न्याय और आज़ादी जैसे बड़े दार्शनिक विषयों पर फिलॉसफी डिस्कस करने लगता है। बिल्कुल, क्योंकि अब वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प कर सकता है। क्या शानदार सफर रहा ये इंसानी दिमाग का, एकदम बेसिक टच से शुरू होके सीधे यूनिवर्स के डीप कॉन्सेप्ट्स तक। सच में पियाजे की ये थ्योरी हमें बताती है कि हम कितना लंबा सफर तय करते हैं। अगर मैं इस पूरे सफर को जल्दी से रैप अप करूं तो ये 4 आसान लेकिन बहुत ही डीप स्टेप्स हैं। वही सबका पैसा मेरा आपका। पहला, सेंसरी मोटर, जहां हम सेंसेस से सीखते हैं और ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है। दूसरा, प्री ऑपरेशनल, जहां भाषा और सिंबल्स आते हैं पर लॉजिक थोड़ा वन वे होता है। हाँ, और तीसरा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जहां लॉजिक आ तो जाता है पर सिर्फ उन चीज़ों के लिए जिन्हें हम छू सकते हैं, फिजिकल चीज़ें। और फिर फाइनल स्टेप, फॉर्मल ऑपरेशनल, जहां दिमाग पूरी तरह मैच्योर होता है और हम फ्यूचर और कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को प्रोसेस करते हैं। एकदम परफेक्ट समरी दी आपने। इस पूरी डिस्कशन का अगर मैं एक कंक्लूजन दूं तो संज्ञानात्मक विकास सिर्फ फैक्ट्स इकट्ठा करना नहीं है, ये एक्चुअली में अपनी रियलिटी को बार बार रीस्ट्रक्चर करना है। बच्चा दुनिया को ऐसे नहीं देखता जैसे हम बड़ों की आंखें देखती हैं। रियलिटी को रीस्ट्रक्चर करना। और एक्सपर्ट जी, सच कहूं तो इस बात ने मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा कर दिया है। एक ऐसी चीज जिसे मैं चाहूंगा कि जो लोग भी आज हमें सुन रहे हैं वो इस पर सीरियसली सोचें। ऐसा क्या सवाल है? देखिए, आज हमने देखा कि पियाजे का ये पूरा का पूरा थ्योरी इस बात पर बेस्ड है कि बच्चा फिजिकल दुनिया के साथ कैसे टकराता है ना? हाँ, बिल्कुल। वो अपने हाथ से चम्मच गिराता है, पानी के ग्लास को फील करता है, हाँ। कपड़े के नीचे से अपने खिलौने खींचता है। हाँ। और इस फिजिकल इंटरैक्शन से उसका दिमाग एक नेचुरल टाइमलाइन पर बढ़ता है। सही बात है। लेकिन जरा आज के टाइम का सोचिए। हाँ। आज के इस डिजिटल युग में जहां एक 2 या 3 साल का छोटा बच्चा फिजिकल 3D दुनिया को छूने की बजाय घंटों तक एक फ्लैट 2D स्मार्टफोन स्क्रीन पर उंगलियां चला रहा है, जहां खिलौने स्क्रीन पर बस एक स्वाइप करने से गायब हो जाते हैं, तो मैं ये सोच रहा था, क्या ये इतना सारा स्क्रीन टाइम उनके दिमाग की इस नेचुरल टाइमलाइन को, इस रियलिटी को रीस्ट्रक्चर करने के बुनियादी ढांचे को, क्या वो हमेशा के लिए बदल रहा है? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या आज के बच्चे हमसे एक बिल्कुल ही अलग रियलिटी प्रोसेस कर रहे हैं? जो लोग सुन रहे हैं, जरूर सोच कर देखिए इस बारे में। बिल्कुल। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारी तरफ से बस इतना ही।